दोस्तों, टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नो एमपीएस 3 यूनिट 1 लेगेसी ऑफ नेशन मूवमेंट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट राइट एंड पार्टिसिपेशन। राष्ट्रीय आंदोलन की व्याप्ति, विकास, अधिकार व भागीदारी के संदर्भ में स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन, फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिस्थापना, गांधी कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी जी का योगदान, गांधी स्वराज सार, गांधी सब्सटेंस ऑफ स्वराज, द कराची रिजोल्यूशंस ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस का कराची संकल्प, द नेचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स, गांधीवादी अर्थशास्त्र की प्रकृति, द गांधीयन सोशल फिलोसॉफी, गांधीवादी सामाजिक दर्शन, द कंक्लूजन, सर्वसम्मति। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शंस। द डेवलपमेंट एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया अनफोल्ड देम थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। भारतवासियों की विकासात्मक अभिलाषाएं स्वतंत्र आंदोलन के विभिन्न चरणों के माध्यम से स्वयं उभर कर आई। The violent resistance of Indian people to the British rules in 1857 and the subsequent rebel upsurge were defensive movement against foreign policy। 1857 में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों का हिंसक विरोध और तदुपयोगी जनजातीय लहरों विदेशी शासन के खिलाफ रक्षात्मक आंदोलन थे। They were almost totally political, but the present struggles that occurred since the late 19th century had a clear economic perspective। वे प्राय संपूर्ण राजनीति थे, परंतु कृषक संघर्ष जो 19वीं सदी अंत से शुरू हुई एक स्पष्ट आर्थिक पहलू रखते थे। They were against the oppressive land revenue system that come along with foreign rules even through the present, who were not always aware of the colonial mechanism, and they often turned their worth on the intermediate landowner and the जमींदार and मौजूदार। वे सब दमनकारी लगान व्यवस्था के खिलाफ थे जो विदेशी हुकूमत के साथ ही आई। ये किसान औपनिवेशिक क्रियाविधि के प्रति हमेशा जागरूक नहीं रहे और उन्होंने अक्सर अपना गुस्सा जमींदारों व मौजूदारों जैसे मध्य भूस्वामी पर उतारा। After the considers of British rules in 1858, new organizations and movement of the people comes to the fore, choosing constitutionalized strategy, landlord from their own organizations to demand reductions of गवर्नमेंट रेवेन्यू क्लेम। 1958 में ब्रिटिश शासन ने डीकरण के उपरांत लोगों के नए संगठन एवं आंदोलन संविधानवादी रणनीतियां चुनते हुए सामने आए। भूमि मालिकों ने सरकारी लगान दावे घटाने की मांग करते हेतु अपने खुद के संगठन बना लिए। Simultaneously, nationalist leaders like Dadabhai Nauroji, M.G. Ranade, and R.C. Dutt started criticize the colonial
economic expansions. They argue that the main reasons of poverty in India were the colonial expansions. The end of colonial rules were necessary for the alleviations poverty in India. इसी समय दादा भाई नौरोजी, एम जी रानड़े एवं आर.सी. दत्त जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की आलोचना करनी शुरू कर दी। उनका तर्क था कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण औपनिवेशिक शोषण है। औपनिवेशिक शासन का अंत भारत में दारिद्रता उपशमन हेतु आवश्यक था। उसके बाद हम देखेंगे फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिस्थापना। In 1885, the educated elite formed the Indian National Congress as an umbrella organization of all sections of Indian people, beginning with the demand for adequate representations of Indians in the senior government service and the legislative body created by India. Council Act of 1861 need initially they do not take the case of the worker and prison, consider them as local issue, but individual nationalists were engaged in philanthropic work among the workers and the peasants. 1885 में वरिष्ठ सरकारी नौकरियों एवं भारतीय शासन सभा अधिनियम 1861 द्वारा बनाए गए विधायी निकायों में भारतीयों के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु मांग से शुरू कर शिक्षित अभिजान वर्ग ने भारतीय जनता के सभी वर्गों को एक सुरक्षा संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना लिया। वस्तुतः मूल रूप से इन्होंने कामगारों व खेतिहारी के पक्ष यह कहते हुए नहीं लिया कि वो स्थानीय मुद्दे हैं, परंतु व्यक्तित्व राष्ट्रवादी जन कामगारों व खेतिहारी के बीच लोक उपकारी कार्यों में व्यस्त थे। The Indian National Congress were founded with a modest constitutionalist outlooks and chose the strategy of petitions and persuasions rather than pressures and agitations. The earliest play that it made to government was for the facilitations of Indian access to the Indian civil service, which indeed was an elite demand. On the other hand, the organizations declined to take up the issue and conditions of plantations and industrial labors, which appears to it to be a local issue, even through philanthropics and labor leader were give platform. In 1893, the Congress demanded the uniform introductions of permanent settlement of land and save the landholder from harassment by government. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक संतुलित संविधानवादी दृष्टिकोण से की गई थी।
और उनसे अनुचित दबाव व आंदोलन की बजाय याचिकाओं व अनुनय की रणनीति को चुना। उसके द्वारा सरकार से की गई पूर्वतन निवेदन था भारतीय सिविल सर्विस हेतु भारत की पहुंच का सुनिश्चितीकरण, जो कि वस्तुतः एक संभ्रांतवादी मांग थी। दूसरी ओर यह संगठन वागान व अयोग्य श्रमिक वर्ग की दशा संबंधी मुद्दों को लेने से पीछे हट गया, जो कि उसे स्थानीय मुद्दे लगाए थे। हालांकि लोक उपकारीवादी एवं श्रमिक नेताओं को स्थान दिया गया। 1893 में कांग्रेस ने सरकार द्वारा स्थापना से भूधारकों को बचाने के लिए भूमि के स्थायी बंदोबस्त संबंधी एक रूपरेख प्रचलितकरण की मांग की। As early as 1895, Dr. Annie Besant founded the Indian Home Rule Leagues and leaders of Indian National Congress drafted a Constitution of Indian Bill envisaging a constitution the guarantee to every citizen freedom of expression, inviolability of one's house, right to property, equality before the law, and its regard to admissions of public office, right to present claims, petitions, and complaints, and right to personal property as special sections at Bombay in 1980 on Montague Chelmsford reports. Congress demanded that the new Government of India Act contain a declaration of the rights the Indian containing among other things equality before law, protect in respect of liberty, life, property, freedom of speech and press, and right of associations. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सन 1895 की शुरुआत में ही इंडियन होम रूल लीग की स्थापना एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक संविधान की संभावना पर विचारांत भारतीय संविधान विधेयक एक प्रारूप तैयार कर लिया, जो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके घर की अनुन्य घर की The Motilal Nehru Committee reports of 1925 incorporate all their demands and added the rights of all citizens to the rights of habeas corpus, protect in respective punishment under ex pro factors law, non-discriminations against any persons on ground of race, religions, or creeds in the matters of public employment, office of power or honors, and in the exercise of any trade or calling. Equal access of all citizens to public road, public wealth, and place of public resorts. Freedom of combinations and associations for the maintenance
and improvement of labor and economic conditions, and the right to keep arms in according with regulations. सन 1928 में 28 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने यह सभी मांगों की समाविष्ट किया और सभी नागरिक अधिकारों को बंदी प्रतीक्षाकरण परमादेश कार्यरत विधि अधीन दंड के समक्ष में संरक्षण सार्वजनिक रोजगार सत्ता अथवा सम्मान संबंधी पदों के मामले में और किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को चलाने में जाति धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर सभी व्यक्तियों के प्रति निष्पक्ष भाव रखने सार्वजनिक मार्ग सार्वजनिक कुआं एवं आम सिरगाहों में सभी नागरिकों के समान प्रवेश श्रम एवं आर्थिक दशाओं के अनुरक्षण एवं अनन्य हेतु संयोजन एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता तथा नियमानुसार हथियार रखने व ले जाने हेतु अधिकार से जोड़ा। It will be seen that although the above demands had certain economic implications, the demands were essential, political and elites. It was not until the appearance in the sense of Gandhi that the social economic problem of common people come to force. Gandhi brought the common peoples into national politics. He had to reflect their aspirations. हम देखेंगे कि उपयुक्त मांगों के कुछ निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। ये मांगे अनिवार्य राजनीतिक और संभ्रांतवादी थे। गांधी जी के परिदर्श पर उभरने से पूर्व आम आदमी की सामाजिक आर्थिक समस्याएं नज़र में नहीं आई थी। गांधी जी आम आदमी को राष्ट्रीय राजनीति में लाए, उन्हें उनकी अभिलाषाओं को प्रकट करना पड़ा। अब हम देखेंगे गांधी's contribution, गांधी जी का योगदान। Among the earliest Gandhi activities in the social economic field were he visited the Champaran in Bihar to save the peasants from the exploitations of the British indigo planter. He initiations of peasant satyagraha at Khera in Gujarat against high revenue demand of the government, and his interventions in the labor disputes in the Sarabhai tax mills at Ahmedabad. The first two movements related to the agrarian economics of the country, in which about 95% of the Indian people were involved in the second decades of the 20th century and clearly had an anti-imperialistic aim. The third related to industrial relations with an Indian owned undertaking. Gandhi mediations and moral pressures result in happy ending of the disputes. सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के पूर्वतम गांधीवादी गतिविधियों में ब्रिटिश नील उत्पादकों
के शोषण से किसान को बचाने के लिए बिहार के चंपारण में उनका प्रवास सरकार की ऊंची लगान मांगों के खिलाफ गुजरात में खेड़ा और किसान सत्याग्रह का आरंभ और अहमदाबाद में साराभाई कपड़ा मिल में श्रमिक विवाद में उनका हस्तक्षेप। प्रथम दो आंदोलन देश के कृषक अर्थव्यवस्था से जुड़े थे, जिनमें 20वीं सदी के दूसरे दशक में लगभग 95% भारतीय जनता शामिल थी और वह स्पष्ट एक साम्राज्यवादी विरोधी रूप रेखित थी। तीसरी आंदोलन एक भारतीय स्वीकृत उत्तरदायित्व में अयोग्यिक संबंध से जुड़ा था। गांधी जी की मध्यस्थता और नैतिक दबाव उक्त विवाद के एक सुखद अंत के परिणत हुए। The three episodes in the early lives of Gandhi suggest that where Gandhi took a clear anti-imperialist position, he was in favor of solving class conflict with the Indian society through persuasions. He was not in favor of class struggle within the Indian society. In fact, the Ahmedabad exploration seems to have led him pronounce him famous theory of trusteeship that advised the owning class to behave as the trustees of the national wealth in the interest of the working class. In fact, it was probably due this influence that the Ahmedabad Textiles Worker Union kept away from the All India Trade Union Congress when it was set up in 1920. Even Congress leaders did not join it until the party गया कॉन्फ्रेंस in 1922. गांधी जी के शुरुआती जीवन में 3 घटनाएं यह सुझाती है कि वहाँ गांधी जी एक स्पष्ट साम्राज्यवादी विरोध रूप आखिरी किया। वह वर्ग विचार भिन्नता के अनुन्य के माध्यम से भारतीय परिप्रेक्ष्य में थे। वह भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष के पक्ष में नहीं थे। वस्तुतः लगता है कि अहमदाबाद अनुभव ने उन्हें अपना प्रसिद्ध न्यासिक सिद्धांत घोषित करने हेतु प्रवृत्त किया, जिन्होंने धारक वर्ग को सलाह दी कि वह कामगार वर्ग के हित में राष्ट्रीय धन संपदा को व्यवहार करें। दरअसल यह संभवतः उनके प्रभाव की वजह से ही था कि अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर संघ 1920 में अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना के दौरान उससे दूर रहा। वहाँ तक कि कांग्रेस के नेतागण भी उसमें शामिल नहीं हुए, जबकि 1922 में पार्टी का गया सम्मेलन नहीं हो गया। While the Congress fought the interest of present and familiar, may of whom activity participation in a satyagraha, it was not until about the end of freedom movement that it raised the demand of land reform. That is, abolition of zamindars and the other intermediate rights in land and grant of ownership to tillers of land. In fact, as early as
1893, the Indian National Congress had demanded permanent settlements of land in order to protect the landowners against harassing extortions of landlord in the रोतियारी एरा। जबकि कांग्रेस उस किसानों व खेतियारी के हित के लिए लड़ी जिनमें से अनेक ने उनके सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति के आसपास ही उसने भूमि सुधार हेतु मांग उठाई यथा जमींदारों एवं भूमि में अन्य मध्यस्थकारी अधिकारों का उन्मूलन तथा भूमि के हरवारों की स्वामित्व प्रदान करना। वस्तुतः 1893 के शुरू होते होते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भूमि के स्थायी बंदोबस्त की मांग कर दी ताकि रेयाड़वाड़ी क्षेत्रों में भूमि मालिकों को परेशान करने वाली लूट खरोच से भूमि धारकों की रक्षा हो सके। गांधी सब्सटेंस ऑफ स्वराज, गांधी का स्वराज सार। On 26 January 1930, congressmen all over the India took the pledge of complete independence as demand in Lahore resolutions of December 1929. On January 30, the 1939, in Young Indian, Gandhi laid down his perceptions of the substance of independence as following. 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस जनों के देश भर में संपूर्ण स्वतंत्रता का व्रत लिया, जैसे कि दिसंबर 1929 को लाहौर प्रस्ताव में मांग की गई। 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में गांधी ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ के रूप में अपने अवबोधन को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। टोटल प्रोहिबिशंस, संपूर्ण निषेध। रेड्यूस ऑफ पाउंड रुपीस एक्सचेंज रेडियस फ्रॉम 1 shilling in 6 penny to 1 shilling 4 penny। पाउंड रुपया विनिमय अनुपात को 1 shilling 6 पैसे से 1 shilling 4 पैसे तक घटाना। रेड्यूस ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय द लीस्ट 50% एज मेकिंग इट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल। भूमि लगान को कम से कम 50% घटाने और विधायी नियंत्रण को अधीन लाना। एवोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक कर की समाप्ति। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंशन बाय 50% टू बिगिनिंग विथ। आरंभ में सैनिक खर्च को कम से कम 50% तक घटाना। रिडक्शन ऑफ सेलर्स ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड सर्विस्ड बाय हाफ और लेस so as it suits and reduce revenue। उच्चतम श्रेणी सेवाओं को वेतनों में आधा अथवा कम कटौती ताकि घटे लगान से मेल खा सके। प्रोटेक्ट टेरिफ ऑन फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़ों पर संरक्षणात्मक शुल्क दर। पैसेज ऑफ द कोस्टल टेरिफ रिजर्वेशन बिल, तटीय शुल्क दर आरक्षण विधेयक का अधिनियम। डिस्चार्ज ऑफ ऑल प्रोटेक्शन प्रिजनर्स सेफ थ्रू contempt of murders or attempt to murders or trial by ordinary judge
tribunals and withdraw of all political prosecution. सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करना, हत्या अथवा हत्या प्रयास के दोषियों को बचाव अथवा आम न्यायिक अदालतों द्वारा सुनवाई तथा सभी राजनीतिक अभियोजन का प्रत्याहार। एवोल्यूशन ऑफ सीआईडी और इट पॉपुलर कंट्रोल्स। सीआईडी अथवा उसके सर्वसाधारण सम्मति नियंत्रण की समाप्ति। इशू ऑफ लाइसेंस टू यूज फायर आर्म्स फॉर सेल्फ डिफेंस सब्जेक्ट टू पॉपुलर कंट्रोल। आत्मरक्षा के लिए बंदूक, पिस्तौल आदि का प्रयोगार्थ लाइसेंस का निर्मत सर्वसाधारण संबंधी नियंत्रण के अधीन। The demand it can be seen wanted down the concept of complete independence envisaged by the Lahore resolutions of the Congress. On the other hand, all of them expect the first had the anti-imperialistic aids further expect for the 9th and 10th demand. All of them had an economic bearing. इन मांगों ने कांग्रेस को लाहौर प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित संपूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना को सींचा। दूसरी ओर सभी प्रथम को छोड़कर एक समाजवाद विरोधी रूप रखित थी। इसके अतिरिक्त 9वीं तथा 10वीं मांग को छोड़कर वह सब आर्थिक संबंध रखती थी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द कराची रिजोल्यूशंस ऑफ द कांग्रेस का कराची संकल्प।